वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 27 है यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। 20 प्रश्न है जीएस के इसमें। आरओ एआरओ की आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 27 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो पहला प्रश्न है 10 डिग्री चैनल से रिलेटेड, यानी ये ज्योग्राफी का प्रश्न है। ठीक है, कई बार देखा होगा आपने प्रैक्टिस सीरीज़ में ये प्रश्न। तो 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से और लक्षद्वीप को मालदीव से। देखिए यहाँ है अंडमान, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। अब अंडमान के भी जो है 4 पार्ट हैं, 4 भागों में डिवाइड है अंडमान। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। और एक टुकड़ा अलग टूटा हुआ है, ठीक है, बीच में पानी आ गया है, और ये है छोटा अंडमान या लिटिल अंडमान। इनकी उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, क्रम भी पूछ लिया जाता है कि उत्तरी अंडमान सबसे उत्तर में होगा, सभी को पता है। मध्य अंडमान बीच में होगा। कन्फ्यूज़न होता है दक्षिणी अंडमान में और छोटा अंडमान या लिटिल अंडमान में, ठीक है। तो जो सबसे दक्षिण में है वो लिटिल अंडमान है, याद रखिएगा। या छोटा अंडमान है जो टुकड़ा टूटा हुआ है, ठीक है। दक्षिणी अंडमान सबसे दक्षिण में नहीं है। दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान या लिटिल अंडमान के नॉर्थ में, उत्तर में। एक प्रश्न तो ये हो गया। अब यहाँ है 10 डिग्री चैनल बीच में, उसके नीचे है निकोबार, ठीक है। निकोबार में भी ऊपर वाला कार निकोबार और नीचे वाला जो दक्षिण में है वो ग्रेट निकोबार, ठीक है। ये है स्थिति। तो 10 डिग्री चैनल हो गया। अब ये पूरा अंडमान है और ये पूरा निकोबार है, तो अंडमान और निकोबार के बीच में ए है आंसर इसका। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के बीच में है, यानी उन दोनों को अलग करता है वो। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? कौन सी है? सैंडल पीक है, ठीक है। यानी ये अंडमान, ये जो उत्तरी अंडमान है, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? सैंडल पीक है, इस पूरे अंडमान की। और ये नीचे लिटिल अंडमान है, छोटा अंडमान, बीच वाला मध्य अंडमान, और ये हो गया दक्षिणी अंडमान। उसके नीचे 10 डिग्री चैनल आ गया, फिर उसके नीचे निकोबार है। निकोबार में भी उत्तर कार निकोबार नॉर्थ में, और नीचे ग्रेट निकोबार। तो सबसे ऊंची सैंडल पीक है और उससे छोटी है माउंट थुलियर, और तीसरे स्थान पर है माउंट हैरियट। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सैंडल पीक। यह उत्तरी अंडमान द्वीप के दिगलीपुर शहर में स्थित है। इस चोटी की ऊंचाई कितनी है? 2418 फीट, ठीक है। इसके बाद ग्रेट निकोबार में जो सबसे नीचे वाला पॉइंट था निकोबार का, ठीक है, उसकी है 2106 फीट की ऊंचाई, ठीक है। उसका नाम क्या? माउंट थुलियर। और जो दक्षिणी अंडमान है, मतलब अंडमान की तीसरे स्थान पर है, जो दक्षिण वाला अंडमान है, उसकी है 1717 फीट, और इस चोटी का नाम है माउंट हैरियट। ये चीज़ें याद रखिएगा। ये नंबर है 9560112583। इस पर कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। कुछ यूपी पीसीएस से संबंधित जानकारी चाहिए, यूपीएससी सिविल सेवा से संबंधित जानकारी चाहिए, आरओ एआरओ से संबंधित जानकारी चाहिए, और इन तीनों की पेड सीरीज चाहिए फुल टेस्ट के साथ, तब कॉल कर दीजिए। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ये भी प्रश्न ज्योग्राफी से ही रिलेट करता है। पहला स्टेटमेंट है, वैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। बताइए कौन सा करेक्ट है इन दोनों में। देखिए, बैरन बिल्कुल भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो है। यूपीएससी का भी फेवरेट है। पिछले 5 वर्षों में 2 बार प्रश्न बना बैरन से, मतलब 2015 के बाद से। तो पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, और एक बार यूपी पीसीएस भी प्रश्न बना चुकी है इसको। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। बैरन द्वीप जो है वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर स्थित है, और इस द्वीप की जो आकृति है वो गोलाकार है, और यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसका निर्माण लावा शंकु और राख के ढेर से हुआ है,
और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए बैरन से संबंधित। अब है क्वेश्चन नंबर 4। मणिपुर के कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतरण मतलब सिल्टवैड और सड़ती वनस्पति मतलब जो रूटिंग वेजिटेशन है उसके तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। आपको बताना है कि इन द्वीपों को कहते क्या हैं। तिपिस कहते हैं, बरखान कहते हैं, फुमडी कहते हैं, इजुबा कहते हैं, क्या कहते हैं। देखिए बरखान टीले तो रेत के होते हैं, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। इसको बोलते हैं फुमडी, ऑप्शन नंबर सी। तो फुमडी मणिपुर की लोकटक झील में तैरते द्वीप को कहते हैं, ठीक है, या तैरने वाले द्वीप हैं फुमडी। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? कौन सी है? इरुलर, खासी, संथाल, थारू। संथाल जनजाति है, संथाल ट्राइब। तो संथाल जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंध रखती है। नंबर 6 पर आ जाइए। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर पूर्वी भारत या उत्तरी भारत? देखिए द्रविड़ लोग रहते हैं मेनली दक्षिण भारत में। कुछ इनकी प्रजातियां मध्य भारत में भी हैं, ठीक है, तो फिलहाल ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो द्रविडियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। यह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख हैं। द्रविडियन प्रजाति के लोग मध्य भारत और दक्षिण पूर्व भारत में भी कुछ संख्या में बिखरे हुए हैं, तो मेनली साउथ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति, कौन सी जो ट्राइब है वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? दीपावली के पर्व को शोक के रूप में मनाती है थारू जनजाति। तो थारू जनजाति के लोग जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। ये प्रीवियस रिपीटेड प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया अलग अलग एग्जामों में। नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? यमुना नदी में नहीं मिलती है कौन सी नदी? सोन नदी, क्योंकि सोन गंगा की सहायक नदी है, इसलिए यमुना में नहीं मिलती। केन मिलती है, बेतवा मिलती है, चंबल मिलती है। तो विकल्प में दी गई मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में जो सोन नदी है वो गंगा की सहायक नदी है, तो यमुना में नहीं मिलेगी। तो केन, बेतवा, चंबल यमुना की सहायक नदियां हैं, इसलिए सी है आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। एक डेल्टा है मोरीबंद डेल्टा। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपभाग है? कावेरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, बंगाल डेल्टा या कृष्णा गोदावरी डेल्टा? देखिए बंगाल डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा एक ही बात है, ठीक है, तो जो मोरीबंद डेल्टा है वो बंगाल डेल्टा का भाग है। तो मोरीबंद डेल्टा जो है वो बंगाल डेल्टा का उप विभाग है। क्या था? भाग, विभाग, ठीक है, उप विभाग। जो मोरीबंद डेल्टा है वो बंगाल डेल्टा का उप विभाग है। और सुंदरबन डेल्टा या बंगाल डेल्टा, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा या बंगाल डेल्टा एक ही बात है। इनको दो भागों में विभाजित किया गया है, पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा और पूर्वी सक्रिय मेघना डेल्टा मैदान, ठीक है। अब जो पश्चिमी सक्रिय डेल्टा है ये वाला, इसके 3 उप विभाग हैं, मोरीबंद डेल्टा, प्रोण डेल्टा और ज्वार सक्रिय डेल्टा। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाता है? मोरीबंद डेल्टा से जो रिलेट करता है बंगाल डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? कौन सी हैं वो नदियाँ? देखिए गंगा तो गंगोत्री से निकल रही है उत्तराखंड में, ब्रह्मपुत्र मानसरोवर से निकल रही है, तो एक तो है नहीं इनके। ताप्ती और ब्यास इन दोनों का भी अलग अलग है। गंगा गंगोत्री से निकल रही है, सिंधु मानसरोवर के निकट सिनका से निकल रही है, तो ये भी नहीं है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु इन दोनों का मानसरोवर है, ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। तो ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदी यानी इंडस रिवर जो है इनका उद्गम स्थल तिब्बत का पठार है, उसमें मानसरोवर। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे पहले। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है।
और ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो है तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के निकट चेमायुंगदुंग ग्लेशियर है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है 2700 किलोमीटर है और इसका नाम तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में देहांग और असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। सिंधु की बात करेंगे, इंडस की बात करेंगे तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत के मानसरोवर के निकट, ठीक है, तिब्बत में ही मानसरोवर के निकट सिनकाबाब नामक जलधारा माना जाता है। और जो इंडस की लंबाई है वो प्राय 2880 किलोमीटर है और यहाँ से यह नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है। नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से घूमकर सिंधु दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान के बीच से गुजरती है और फिर जाकर अरेबियन सी में मिलती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है दोनों की दोनों, याद रखिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो होती है किससे? पश्चिमी विक्षोभों से यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से, अरब सागर मानसून से या लौटते हुए मानसून से? बताइए। इस वाले भाग की बात हो रही है और लौटते हुए मानसून से वर्षा तो यहाँ पर होती है, ठीक है, तमिलनाडु में। तो यहाँ तो होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ, यानी ए है इसका आंसर। तो भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा जो है वो पश्चिमी विक्षोभों द्वारा होती है। इनकी उत्पत्ति किनकी पश्चिमी विक्षोभों की जो उत्पत्ति है मुख्यतः भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में होती है, जहाँ से ये ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता ग्रहण करते हैं। और उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ में होने वाली जो वर्षा होती है, ठीक है, वो गेहूं की कृषि के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब वो प्रश्न आ गया 12वां प्रश्न, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है, यहाँ की बात हो रही है। यहाँ तो हो गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है, यहाँ से बनते हैं यहाँ के बरस गए वो, तो पश्चिमी विक्षोभ तो होगा नहीं इसका उत्तर। ये है लौटता हुआ मानसून, ठीक है, ये वाला जो मानसून है, एक तो मानसून ये है मेन वाला दक्षिण पश्चिमी मानसून, और ये जो लौटता हुआ मानसून है उत्तर पूर्वी मानसून, यहाँ से होती है तमिलनाडु में वर्षा। तो उत्तर पूर्वी मानसून इसका आंसर हो जाएगा सी। तो भारत में शरद ऋतु में जो वर्षा होती है वो लौटते हुए मानसून से होती है, यानी उत्तर पूर्वी मानसून से होती है तमिलनाडु के तट पर। ठीक है, रिटर्निंग मानसून इसको बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? बताइए कौन सी है वो? एलोवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट मिट्टी, रेड सॉइल लाल मिट्टी, रेगुर सॉइल रेगुर मिट्टी, कौन सी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, रेगुर सॉइल या काली मिट्टी ही इसका आंसर है, जो कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है। अगर पूछा जाए प्रश्न कि भारत में इनमें से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो वो है एलोवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी। तो भारत में रेगुर सॉइल या रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है। इसे काली मिट्टी भी कहा जाता है और यह मिट्टी दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से पाई जाती है और कपास के लिए अच्छी मानी जाती है मिट्टी। भारत में ये मिट्टी आपको मिलेगी महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से लावा मिट्टी पाई जाती है कहाँ? छत्तीसगढ़ मैदान में, सरयू पार मैदान में, मालवा पठार में या शिलोंग पठार में? मालवा पठार, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, पश्चिमी भारत की जो काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल का निर्माण लावा से हुआ है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। यानी ये बात ब्लैक सॉइल की हो रही है, रेगुर सॉइल की हो रही है। और मालवा का पठार इसकी इसी दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो आता है। तो सही उत्तर क्या है इसका? मालवा का पठार। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 जीता गया? एक प्रश्न तो यह है। एक प्रश्न ये पूछ ले कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया कब जाता है? तो मई में मनाया जाता है, याद रखिएगा। और ये पुरस्कार जीता किसने है? ये झारखंड ने जीता है 2022 का। तो 31 मई को दुनिया भर में जो है हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है और झारखंड ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 जीता है। झारखंड का नाम याद रखिएगा।
देखिए इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? तंबाकू सेवन के व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित करना, जो वर्तमान दुनिया में हर साल 70 लाख से अधिक मृत्यु का कारण बनता है। ठीक है, तंबाकू। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। किस राज्य में डाक विभाग के द्वारा पहली बार ड्रोन का उपयोग करके डाक वितरित किए गए? किसने किए हैं? केरल ने, तेलंगाना ने, गुजरात ने, उड़ीसा ने। किसने किए हैं? प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। गुजरात ने। तो भारतीय डाक ने 29 मई 2022 को पहली बार गुजरात के कच्छ जिले में एक पायलट परियोजना के हिस्से के रूप में ड्रोन का उपयोग करके डाक वितरित किया। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? नेपाल के माउंट एवरेस्ट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने माउंट एवरेस्ट पर 8,830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है। तो माउंट एवरेस्ट का नाम याद रखिएगा और ऊंचाई भी याद रखिएगा, 8,830 मीटर। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। चक्रवात असानी का नाम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा सुझाया गया? किस देश ने सुझाया है चक्रवात असानी का नाम? श्रीलंका ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो देखिए, आसानी चक्रवात का नामकरण जो है वो श्रीलंका ने किया है, इसलिए विकल्प सी है आंसर। डी कहाँ से हो गया? सिंगली भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? क्रोध होता है, क्रोध आसानी का नाम। और अगर आपको याद रखना हो, वर्ष 2020 से लेकर 2021 में भारत आने वाले जो चक्रवात थे उनके नाम तो तोकते, यास, निसर्ग, अम्फान। निसर्ग से प्रश्न बना एग्जाम में और अम्फान से भी बना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 है ये। हैरात महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया जाता है? हैरात महोत्सव, जिसको महाशिवरात्रि के नाम से भी जानते हैं, ये जम्मू कश्मीर का महोत्सव है। तो हैरात, जिसे आमतौर पर महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाता है, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाने वाला मुख्य त्यौहार है हैरात। ये 20वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है, 20 प्रश्न इसमें ऐड किए थे। प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा गांव देश की पहली कार्बन तटस्थ पंचायत बन गया है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित है? कौन सा है वो? गांव सिरोरा, कचाई गांव, कुंभलंगी गांव या फिर पल्ली गांव, पल्ली पंचायत। ठीक है, डी है इसका आंसर। तो पल्ली गांव जो है देश की पहली कार्बन तटस्थ पंचायत बन गया है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। और पल्ली गांव है कहाँ पर? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में। ठीक है, प्रश्न या तो नाम से बन लेगा या फिर है कहाँ पर उससे। तो 20 प्रश्न थे ये, जीएस के इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी आरओ के लिए। इन सभी की प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इसकी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। धन्यवाद।